हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली क्विज वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स ऑफ 17 to 13th अगस्त। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गना मोयार्ची। अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक पाम मैन्यूस्क्रिप्ट जो है 18th सेंचुरी की डिस्कवर करी गई है नॉर्दर्न इटली से, और बोला जाता है कि जो अर्मेनियन चेन्नई में रहते थे पहले, वो शायद हो सकता है इसे तमिल में, क्योंकि ये लिखी गई है तो बोला जा रहा है कि साउथ में जो रहते थे अर्मेनियंस चेन्नई रीजन में, वो हो सकता है इसे इटली में लेके गए हैं और इसीलिए ये इटली की एक मोनेस्ट्री में मिली है। सो वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट दिस स्क्रिप्ट. So the very first statement is it is a palm manuscript from 18th century. This is correct, and it has been discovered in Armenian monastery in North Italy. This is also correct. Now it says it is an ancient religious Sanskrit text. This statement here is incorrect because ये एक palm manuscript है, कोई ancient religious Sanskrit text नहीं है. So only first statement is mentioned correctly here. So answer आपका हो जाता है A. Only one is correct. बेसिकली ये जो वीडियोस हैं वे इसलिए आती हैं, या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हम क्यों डील कर रहे हैं, सो दैट आपको पता चले कि कोई भी अगर आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ है, जैसे ये आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आर्ट एंड कल्चर किस तरीके से पढ़ना है, कैसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उससे हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन वीडियोज को बहुत ध्यान से देखो और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसको सीखो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन विच इज अबाउट एशियन एलिफेंट, क्योंकि रिसेंटली जो है एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स 2023 रिलीज हुए थे, इसलिए एशियन एलिफेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कितने जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टली आपको दिए गए हैं। लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया, दिस इज करेक्ट। एशियन एलिफेंट जो है वो लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है एशिया का, एंड ये रिपोर्ट में भी कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स इन कर्नाटका हैज इंक्रीज बाय 346, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो आपका डेमोग्राफिक एस्टिमेट्स रिलीज हुए थे, ये कहा गया है कि जो नंबर है कर्नाटका में वो बढ़ा है बाय 346, और ये जो नंबर है बढ़ के, पहले ये 6049 था 2017 में, अब ये बढ़ के 6395 हो गया है, एंड द नंबर ऑफ एशियन एलिफेंट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। Then the third statement is they are not herbivorous that required vast forests and grasslands with plenty food and water. अब अगर आपको एक बेसिक चीज एलिफेंट्स के बारे में पता हो तो आप इस स्टेटमेंट्स को करेक्टली मार्क कर सकते हो। स्पेसिफिक नहीं है ये एशियन एलिफेंट्स के, जो एलिफेंट्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, एंड दे आर नॉट हर्बीवोरस इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और स्पेसिफिकली अगर एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो मेगा हर्बीवोरस होते हैं और इन्हें बहुत बड़े फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स चाहिए होते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर अवेलेबल होता है टू सर्वाइव। सो आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। Now the next statement is it is larger than their African counterpart. जो African elephants होते हैं ये उनसे larger नहीं होते हैं, ये उनसे छोटे होते हैं. So this statement is also wrong here. Now let's read the fifth statement. It says they often have a hump on their back, which is correct, and a double doomed head with two humps. This is also correctly mentioned here. ये जो Asian elephant है ये उसकी appearance को describe करता है. Okay, so this is correct, and दो statements गलत हैं, तीन statements सही हैं, तो आपका आंसर हो जाता है D. Only 3 out of the 5 statements are correctly given here. Now let's move on to the next question which is about कांजीवरम साड़ीज। रिसेंटली क्या था, कांजीवरम साड़ीज के जो क्राफ्टमैन है या वर्कर्स है वो ये कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि कांजीवरम साड़ीज की जो डिमांड है अब कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस देखे जा रहे हैं, इनकम कम होती जा रही है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाह रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ सरकार को करने की जरूरत है। सो दैट इज वाई कांजीवरम साड़ीज वर इज न्यूज, दिस हैंड वुवन क्राफ्ट वाज इन न्यूज, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। इट इज हैंड वुवन इन मलबरी सिल्क। आपको ये पता होना चाहिए कि कांजीवरम जो साड़ीज होती हैं वो हैंड वुवन होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और मलबरी सिल्क से बनाई जाती हैं। इनके ऊपर प्योर गोल्ड एंड सिल्वर जरी का वर्क होता है, तो स्टेटमेंट 1 जो है आपकी करेक्ट है। सेकंड, अगर बात करें द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया स्पेशली अराउंड कांचीपुरम, एक जगह है ये साउथ इंडिया में, it has historically served as a design inspiration for the traditional Kanjivaram motifs. This is also correct. Basically जो कांजीवरम साड़ीज पे डिजाइंस होते हैं, मोटिव्स बनाए जाते हैं, वो टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया का है उसी से इंस्पायर्ड है। सो दिस इज करेक्ट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज लॉन्ग and rich history from Satavahana dynasty, and Kanchipuram sarees today are considered as one of the oldest and rich legacy of Indian textile industry. अगर कांचीपुरम साड़ीज की बात करें तो येस दे आर ओल्डेस्ट एंड रिच लेगेसी कंसिडर किए जाते हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन अगर हम बोले ये सतवाना डायनेस्टी के टाइम से फेमस हुए हैं तो नहीं, ये एसोसिएटेड है चोला डायनेस्टी से, तो आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। और हमें पूछा गया था कितनी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द 3 आर करेक्ट, सो आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे बी।
Now let's move on to the next question, which is which of the following is incorrectly matched। आपको कुछ जो बर्ड्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और IUCN स्टेटस दिया गया है, आपको पता लगाना है कितने जो है इनकरेक्टली मैच्ड हैं या कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं। बेसिकली ये नाम क्यों न्यूज़पेपर्स में थे मैं वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रिसेंटली क्या है, एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक पब्लिकेशन निकाला है जिसमें ये कहा गया है कि 5% ऑफ द बर्ड्स जो कि हमारी कंट्री में इंडिया में मिलते हैं उसमें से 5% जो है वो एंडेमिक होते हैं। एंड ये जो पब्लिकेशन है इसका नाम था 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया और ये रिलीज किया गया था 108 फाउंडेशन डे ऑफ योर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड बेसिकली ये कहा गया था कि 78 स्पीशीज जो कि 5% है वो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि इंडिया के लिए एंडेमिक है और इनमें से कुछ जो है पास्ट में रिकॉर्ड भी नहीं किए गए थे, फ्यू डिकेड से उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था और उन्हीं में ये तीनों जो स्पीशीज हैं ये तीनों नाम मेंशन थे विद द IUCN स्टेटस ऑफ दी स्पीशीज। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मणिपुर बुश क्वेल है वो एंडेंजर्ड है या नहीं। सो इफ वी से दिस इज करेक्टली मैच, जो मणिपुर बुश क्वेल है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है एज पर IUCN स्टेटस। देन हिमालयन क्वेल की अगर बात करें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये भी करेक्टली दिया है। जर्डन्स कर्सर की बात करें तो ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना कि इंडेंजर्ड। सो ये जो सी है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, whereas the D is none of the above। तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आपका आंसर होगा सी क्योंकि वो इनकरेक्टली मैच्ड है। सो आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन इज सी। Now let's move on to the fifth question which is about SMR, small modular reactors जो होते हैं उसके बारे में न्यूज़ थी कि कैसे हमें नेट जीरो अचीव करने में ये हेल्प कर सकते हैं। रिसेंटली EVs भी न्यूज़ में है। ऐसे जितने भी तरीके हैं जो आपको नेट जीरो अचीव करने में, क्योंकि ग्लोबली जो है नेट जीरो की तरफ मूव करने के लिए बात की जा रही है, डीकार्बनाइज होने की बात की जा रही है, तो इंडिया को क्या क्या हेल्प कर सकता है, इसीलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो थे वो न्यूज़ में थे। तो हमें पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट SMR करेक्ट है। The very first statement is they are designed with a larger core damage frequency and so stum compared to conventional NPPs। अब पहली चीज है कि जब हम बात करते हैं कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी की, ये क्या होता है, लाइक्लीहुड होता है दैट द एक्सीडेंट विल डैमेज द न्यूक्लियर फ्यूल। सो ये जो टेंडेंसी है ये लार्जर नहीं होती है, दे हैव अ स्मॉलर कोर डैमेज फ्रीक्वेंसी। सो दिस स्टेटमेंट हियर इज मेंशन्ड इनकरेक्टली। Now the second is SMRs include enhanced seismic isolation। दिस इज करेक्ट क्योंकि ये जो है मोर सेफ्टी के लिए ये फीचर जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। Now the third is the amount of spent nuclear fuel which is stored in SMR project will be lower than the conventional NPP। This is also correct क्योंकि ये एक एडवांटेज है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल स्टोर्ड होता है वो कम होता है एज पर द कन्वेंशनल NPP। सो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ SMR ओवर योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस इज करेक्ट। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाता है बी। Now let's move on to the sixth question which is about your ethanol। तीन स्टेटमेंट्स आपको इथेनॉल के बारे में दिए गई है। इथेनॉल के बारे में क्वेश्चन इसीलिए आ सकता है क्योंकि शुगर केन की जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसकी वजह से जो क्राइसिस जनरेट हो रहे हैं और सरकार का एक मोटिव भी है कि कैसे शुगर केन की जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसे हम इथेनॉल की तरफ ले जा सकते हैं। सो इसीलिए इथेनॉल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और पेपर में आ सकता है। Now let's read the statement and find out how many of them are correct। The very first one is ethanol is inactive ingredient in alcoholic beverages। ये आपको जैसे ही आप inactive ingredient पढ़ोगे यहीं ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इथेनॉल ना एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि केमिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, जो सेकंड स्टेटमेंट है द यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, वो रिड्यूस करता है हार्मफुल एमिशंस। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। एंड रिगार्डिंग दैट ऑल्सो द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द EPB प्रोग्राम in 2013 to increase crude oil imports and curtail the greenhouse gas emission from petrol based vehicles। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2013 में नहीं आया था, ये आया था 2003 में, तो यहाँ पे ईयर ही गलत दिया हुआ है और ये इंक्रीज नहीं ये डिक्रीज करेगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्टली दिया है, तो आपका आंसर हो जाता है ए। Now let's move on to the next statement which is about flying fox, क्योंकि उसके ऊपर एक recent study आई थी तो IUCN स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर फ्लाइंग फॉक्स की हम बात करते हैं तो जो फ्लाइंग फॉक्स का अगर स्टेटस IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है डी। अगर हम बात करें आपको दूसरा क्या स्टेटस पता होना चाहिए किसी भी स्पीशीज का, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो है उसके तहत क्या स्टेटस है। तो पहले जब था फ्लाइंग फॉक्स वो शेड्यूल 5 में आता था, लेकिन अब शेड्यूल 2 लिस्ट में आता है। सो आपको ये दोनों चीजें फ्लाइंग फॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल फॉक्स विद विंग्स, आप ऐसा बोल सकते हो, और ये रेडिश ब्राउन कोट होता है, इसका लॉन्ग स्नाउट होता है, लार्ज आइज होती हैं एंड लिटिल फॉक्स विद विंग्स की तरह ये रिजेंबल करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। Now let's move on to the next
क्वेश्चन विच इज अबाउट अगेन अबाउट हैबिटेट ऑफ एशियन एलिफेंट। जैसे कि मैंने बताया कि उनके एस्टिमेट्स न्यूज़पेपर्स में थे, तो हैबिटेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो एशियन एलिफेंट है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली पाया जाता है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर करेक्ट। द हैबिटेट वेरीज फ्रॉम वेट ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट टू सेमी एरिड कॉर्निफरस एंड स्क्रब फॉरेस्ट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो हैबिटेट है एशियन एलिफेंट्स का वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी हो सकता है और सेमी एरिड कॉर्निफरस एंड स्क्रब फॉरेस्ट में भी पाया जाता है। लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हर जगह ये पाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है या फेवरेबल हैबिटेट अगर हम बोले जहां लार्जेस्ट पॉपुलेशन मिलती है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्टली गिवन है, तो आंसर आपका हो जाता है यहाँ सी। Now let's move on to the next question, which is about the geographical condition for growth of sugarcane। जैसे मैंने बताया शुगर केन जो था वो न्यूज में था, सो शुगर केन के बारे में आपको सब कुछ जो है वो पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो है आपको शुगर केन से रिलेटेड जियोग्राफिकल कंडीशंस जो दिए हैं और आपको करेक्ट जियोग्राफिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। सो इट इज मेंशन 25 to 35 डिग्री, लेकिन ये गलत है क्योंकि 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो शुगर केन की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। सेकेंड कंडीशन इज हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है शुगर केन की प्रोडक्शन के लिए। देन द रेनफॉल अराउंड 50 to 75 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये 75 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की मिनिमम रेनफॉल जो है वो चाहिए होती है। डीप रिच लूमी सॉइल में शुगर केन उगता है, ये यहाँ करेक्ट है, तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट माया। रिसेंटली क्या हुआ था, इंक्रीजिंग साइबर एंड मेलवेयर अटैक्स की वजह से डिफेंस एज वेल एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का, तो उस पर बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कंप्यूटर्स में, उनको हम न्यू ओएस माया जो है उससे रिप्लेस करेंगे। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट माया। Now the first statement is it is based on open source Ubuntu. This is correctly mentioned here. It has been developed locally within 6 months. This is also correct. ये इंडिया में ही बना है. It has the interface and all functionality which is different from Windows. This is wrong. बिकॉज ये जो बनाया गया है इसका इंटरफेस ऑल फंक्शनैलिटी ये सब विंडोज की ही तरह है, और अगर यूजर जो है कोई भी स्विच करता है इस पर उसे ट्रांजिशन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पता लगेंगे। इसीलिए एक तरह से बोल सकते हैं यूजर फ्रेंडली है। जो लोग पहले से ऑलरेडी ओएस सिस्टम यूज करते हैं या उसी के सिमिलर बनाया है, बट लोकली डेवलप्ड है ताकि साइबर अटैक्स और मालवेयर अटैक्स को बेटर ट्रीट किया जा सके। Now the next statement is Maya name is derived from the ancient Indian military formation that is used to trap enemies in the circular maze. This is also wrong because जो माया है उसका मतलब क्या होता है, it is named after the Sanskrit word Maya which means illusion, and ये जो ancient Indian military formation की बात हो रही है ये basically चक्रव्यूह है। ये एक end point detection and protection system है जो माया के साथ डाला जाएगा कंप्यूटर्स में, एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, और ये जो है इसका मतलब होता है द एंशिएंट इंडियन मिलिट्री फॉर्मेशन। सो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग, 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ आपका आंसर हो जाता है बी, बिकॉज वी वर सपोज टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। इसका 31st एडिशन जो है अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो आपको सिंपली क्वेश्चंस में आपको कंट्रीज पूछ लिया है कि कौन कौन उसके पार्ट हैं। तो अगर आपको पता है कि दिस इज एन एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, तो आप आंसर मार्क कर पाओगे कि द आंसर इज डी, क्योंकि चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ इट, श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ इट एंड इंडोनेशिया इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ इट। सो आंसर यहाँ पे है आपका डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 1992 में एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी ताकि के नेवल फोर्सेस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके और इंडो पैसिफिक रीजन में पार्टनरशिप करी जा सके। Now let's move on to the next question which is related to TB. Recently एक न्यूज़ आई थी कि जब अंडर न्यूट्रिशन होता है तो TB पेशेंट्स जो हैं उनकी सिवियरिटी बढ़ जाती है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। तो उन्हें अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो उनको बेटर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो वहीं पे ये भी कहा गया था एज पर द WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2022 देयर आर मेनी केसेस विच आर एट्रीब्यूटेड टू 5 रिस्क फैक्टर्स। ओके, इट वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन उसी के बारे में है। So the question is, as per the WHO Global TB Report 2022, many new cases of TB are attributed to which of the following? That means इन 7 में से कौन से वो 5 फैक्टर्स हैं हमें पता लगाना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अंडर न्यूट्रिशन, HIV इन्फेक्शन, alcohol use disorder, smoking and diabetes are those 5 factors. Cystic fibrosis and irritable bowel syndrome उसका पार्ट नहीं है। सो आपका आंसर सिंपली हो जाता है यहाँ पर बी,
1, 2, 5, 6 and 7. Now let's move on to the next question which is about Mines and Mineral Bill 2023 जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा सा मिनरल एक्सप्लोरेशन में नॉर्म्स जो है ईज आउट होंगे. सो वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइंस एंड मिनरल बिल्स 2023. So let's read the statements. The bill omits the last 6 previously mentioned atomic minerals from the list of 12 which cannot be commercially mined. So basically पहले 12 नाम थे जो कमर्शियली माइन नहीं हो सकते थे, गवर्नमेंट ही माइन कर सकती थी, लेकिन उसमें से 6 नाम जो है वो हटा दिए गए हैं. अब वो एटॉमिक मिनरल्स में नहीं आते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स भी उन्हें माइन कर पाएंगे. सो दिस मेंशंस हियर करेक्टली. Now the bill proposes a new type of license to encourage reconnaissance level and prospective stage exploration by private sector. This is also correct. The act prohibits pitting, trenching, drilling, subsurface excavation as a part of reconnaissance which included mapping and surveys. The bill allows these prohibited activities. अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन जो है बिल के बारे में है, यहाँ बात करिए एक्ट. दैट मीन्स इस बिल से पहले जो भी एक्ट था वो प्रोहिबिटेड करता था पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग, सबसर्फेस एक्सकवेशन एक्सेट्रा, लेकिन बिल ने ये सब एक्टिविटीज अलाउ करी है. क्या ये बात सही है? ये बात सही है. सो ऑल द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड करेक्टली हियर एंड आंसर आपका हो जाएगा डी. Now let's move on to the next question. Question number 14. We have to find out which of the following are correctly mentioned. कुछ statements आपको दिए गए हैं, वो आपको पता लगाना है कि करेक्ट है या नहीं है. The lack of availability of some minerals or the concentration of their extraction or processing in the few geographical location leads to import dependency, supply chain vulnerabilities, even disruption of such their supplies. बेसिकली ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये मिनरल से एसोसिएटेड ही स्टेटमेंट थी न्यूज़पेपर्स में, क्योंकि कुछ जगह पे क्या है मिनरल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कुछ जगह पे एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होती है, उस वजह से क्योंकि इंडिया भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है ऑन सर्टन मिनरल्स और सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी जब क्रिएट होती है तो प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. तो ये स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है. Now the second statement is India is 100% import dependent on countries including China, Russia, Australia, South Africa and US for supply of critical minerals जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, नियोबियम, बेरिलियम एंड टेंटालम आते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये ऐसे मिनरल्स हैं इसमें से कुछ जो है इंडिया में मिलते ही नहीं है, लेकिन बहुत इसेंशियल हैं ये मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स इन्हें इसीलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में यूटिलाइज होते हैं, इसीलिए इंडिया 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर आर करेक्टली मेंशन्ड. सो आपका आंसर होगा सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्टली मेंशन्ड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 15. निश्चय पोषण अभियान के बारे में ये क्वेश्चन है. बेसिकली निश्चय पोषण अभियान जो है टीबी एसोसिएटेड एक स्कीम है. सो टीबी जब न्यूज़ में था तो ये भी स्कीम न्यूज़ में थी. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द निश्चय पोषण अभियान योजना. Now NYP was launched in 2020 by Ministry of Health and Family Welfare. This statement is incorrect क्योंकि ये जो स्कीम है ये 2018 में आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये लॉन्च किया था, जिसके तहत एम जो था वो सपोर्ट करना था टीबी पेशेंट्स को ताकि ये उन्हें डीबीटी के तहत जो है हर महीने 500 रुपये दिए जा सके ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो फुलफिल कर सके. Now let's read the second statement. The aim is to support the TB patients by providing DBT. This is correct. Of 5,000 per month. Now this is incorrectly mentioned here क्योंकि सिर्फ 500 रुपये न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा. सो आपका दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आंसर हो जाता है आपका डी. None of the above statements are mentioned correctly here. So these were the 15 questions based on your current affairs from 17 to 13th August and I hope आपको कैसे 13 से 7 to 13th अगस्त के न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं. प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से आपको बेटर समझ आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बदले जा सकते हैं और क्या चेंजेस उसमें हो सकते हैं, क्या माइन्यूट चेंजेस की वजह से प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही या गलत हो सकती है, वो आपको बेटर समझ आया होगा एंड आई होप आप एग्जाम में ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.